एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा के ऑब्जेक्टिव प्रश्न और अति लघुत्रात्मक प्रश्नों का हल सीखेंगे। इनके बारे में चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न हैं वो न केवल बोर्ड परीक्षा के लिए बल्कि आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, स्पेशल रूप से जो नेवी एयरफोर्स की एग्जाम्स हैं उसके अंदर मुख्य रूप से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले प्रश्न की अपन चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि किसी चालक की प्रतिरोधकता और चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। किसी भी चालक तार की जो प्रतिरोधकता है और चालकता है वो दोनों किसके ऊपर निर्भर करती हैं, इन दोनों की बात कर रहा है यहाँ पर। तो देखिए कि आप लोगों ने पढ़ा है कि सर प्रतिरोधकता और चालकताएं हैं वो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। यदि मैं प्रतिरोधकता की बात करूं तो रो है दैट इज इक्वल्स टू 1/सिग्मा होता है, यानी ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो दोनों के गुणनफल की बात कर रहा है, तो इन दोनों को आप गुणनफल कीजिए। तो जैसे ही आप लोगों का ये बटा का सिग्मा है वो दूसरी तरफ जाएगा तो आपके पास सिग्मा इंटू रो हो जाएगा और उसकी वैल्यू है आपके पास 1 हो जाएगी। यानी इन दोनों का जो गुणनफल है वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू है। चालकता और प्रतिरोधकता दोनों का गुणनफल है वो एक कांस्टेंट राशि है। तो कांस्टेंट राशि होने का मतलब किसके ऊपर निर्भर करेगा? क्या क्षेत्रफल के ऊपर? नहीं। टेम्परेचर के ऊपर, लंबाई के ऊपर, या किसी पर भी नहीं। तो इस प्रश्न के अंदर आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाता है। किसी के ऊपर भी ये निर्भर नहीं करते हैं। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न अपन देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि दो समान आकार के तारों, दो समान आकार के यानी लंबाई और उनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो समान है, जिनकी प्रतिरोधकताएं आप लोगों को दे रखी है यहाँ पर। तो प्रतिरोधकताएं कितनी कितनी दे रखी हैं? पहले की प्रतिरोधकता ρ1 दे रखी है और दूसरे की प्रतिरोधकता ρ2 दे रखी है। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। प्रतिरोधकताएं आपको दे रखी हैं, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। संयोजन का तुल्य प्रतिरोधकता कितनी होगी? यानी कि आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि सर R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, यानी L और A तो दोनों में कांस्टेंट है, ये तो फिक्स है, इसके ऊपर तो डिपेंडेंट ही है ही नहीं। तो प्रतिरोध जो है वो आप लोगों का प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है। लेकिन सर आप ये कहेंगे कि सर हमने प्रतिरोधकता का तो श्रेणीक्रम संयोजन पढ़ा ही नहीं है, हमने तो केवल प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन पढ़ा है। तो भैया आप प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन ही कर दीजिए ना। तो प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप लोग लिखते हैं कि सर RS इज इक्वल्स टू वैल्यू होती है R1 प्लस R2, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रतिरोधकता है वो केवल प्रतिरोध के ऊपर डिपेंड कर रही है, क्योंकि दोनों तारों की लंबाई और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? समान है। तो डेफिनेटली जिस तरीके से प्रतिरोध बदलता है उसी तरीके से इनकी प्रतिरोधकताएं बदल जाएंगी। तो देखिए प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या आना चाहिए था कि सर R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 आना चाहिए था। तो सिमिलरली यहाँ पे प्रतिरोधकता का फॉर्मूला है वो भी ρ1 प्लस ρ2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका ऑप्शन नंबर 4 यानी डी ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, देखें क्या कह रहा है। एक चालक प्रतिरोध को बैटरी से जोड़ा गया है। ठीक है सर, बैटरी से जोड़ देते हैं। शीतलन प्रक्रिया में, शीतलन का मतलब होता है ठंडा करना, तो शीतलन की प्रक्रिया में चालक के ताप को कम किया जाता है। यहाँ पे स्पष्ट दे रखा है कि पदार्थ किस तरीके का है? चालक है, तो उसके टेम्परेचर को क्या किया जाता है? कम किया जाता है। तो इसके अंदर आप लोगों ने एक वीडियो के अंदर पढ़ा है कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो टेम्परेचर के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करता है। तो आपने बहुत स्पष्ट पढ़ा है कि चालक तार का टेम्परेचर कम करने पर प्रतिरोध भी कम हो जाता है और चालक तार का टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध है वो भी बढ़ जाता है। क्लियर है? तो प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि उसमें बहने वाली विद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा? विद्युत धारा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो चालक तार का टेम्परेचर कम करने पर, यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि सर टेम्परेचर है वो घटाया जा रहा है, बिल्कुल क्लियर है। टेम्परेचर घटाने से चालकों का प्रतिरोध है वो भी आप बखूबी जानते हैं कम होता है, और जब किसी चालक तार का प्रतिरोध कम होता है तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा की वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन जो ए है वो क्लियर हो जाता है। बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो अपन ने अपने वीडियोज़ के अंदर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर रखे हैं, तो उसके आधार पर आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? देखिए प्रश्न नंबर 4 आपसे कह रहा है कि 2.1 वोल्ट का एक सेल है। तो ये जो 2.1 है वो उस सेल का EMF दे रखा है, विद्युत वाहक बल दे रखा है। तो E इज इक्वल्स टू आप लिख लीजिए 2.1 वोल्ट। ठीक है सर, एक सेल है वो 0.2
एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहा है, तो आई की वैल्यू भी आप 0.2 एम्पियर लिख लीजिए। ठीक है, 10 ओम के प्रतिरोध से गुजरती है, यहाँ पे एक कैपिटल आर प्रतिरोध आपको लगा रखा है, कितना है, 10 ओम का प्रतिरोध लगा रखा है। सवाल कह रहा है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर आप लोगों को कैलकुलेट करना है। बताइए क्या फंडामेंटल्स यूज करेंगे आप, बताएं, देखें थोड़ा सा क्या फंडामेंटल्स यूज करने चाहिए अपने को। तो सर यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट है कि सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो अपन ने पढ़ा है, सेल की टर्मिनल वोल्टता का जो V का फॉर्मूला है वो भी अपन लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा है, इसका एक छोटा सा सिंपल आप एक डायग्राम भी बना सकते हैं कि ये आपके पास एक कोई कैपिटल रेजिस्टेंस R है, यहाँ पे आप लोगों ने एक बैटरी जोड़ रखी है और ये इस बैटरी का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है, आंतरिक प्रतिरोध भी है। तो ये इसका विद्युत वाहक बल E आपको दे रखा है। जैसे आप स्विच ऑन करेंगे परिपथ के अंदर एक विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो ये जो दोनों रेजिस्टेंस हैं ये आपका कैपिटल R है और ये आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। तो ये दोनों किस क्रम के अंदर हैं सर, ये तो श्रेणी क्रम के अंदर हैं, क्योंकि प्रतिरोधों की वैल्यू अलग अलग होने के बावजूद भी धारा का मान समान प्रवाहित हो रहा है, इसलिए ये श्रेणी क्रम संयोजन है। तो सिंपल आप ओम का नियम लगा दीजिए, तो ये आपको वैल्यू दे रखी है। तो E इज इक्वल्स टू, ये विभवांतरी तो हो गया, तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है सर, IR होता है। तो I मैंने यहाँ पे लिख दिया। रही बात रेजिस्टेंस की, तो ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में श्रेणी क्रम संयोजन में है, और श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, दोनों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे R प्लस स्मॉल r आ जाएगा। क्लियर है। तो आपके पास इस E की वैल्यू दे रखी है, इस स्मॉल I की वैल्यू दे रखी है, इस कैपिटल R की वैल्यू दे रखी है। आप लोगों को केवल इस स्मॉल r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल कैलकुलेशन है, मेरे हिसाब से आप लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा अपन सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2.1। ये जो I की वैल्यू है वो आप दूसरी तरफ लेके आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 0.2। तो पॉइंट से पॉइंट आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आपके पास 21/2 हो जाएगा। तो 21/2 में जब आप भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 10.5 वैल्यू। क्लियर है। दिस इज इक्वल्स टू कैपिटल R कितना दे रखा है 10 प्लस स्मॉल r, और ये जो प्लस का 10 है वो दूसरी तरफ जाएगा तो -10 हो जाएगा। तो 10.5 में से जब आप 10 माइनस करेंगे तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी रह जाएगी, आपके पास वैल्यू रह जाएगी सर 0.5 ओम। तो इस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो आपका 0.5 ओम हो जाएगा। बहुत इजी है, सिंपल से क्वेश्चन है, इन सबको आप लोगों को सॉल्व करना चाहिए। बेसिक फंडामेंटल्स के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे दे रखा है। क्या कह रहा है सवाल, देखते हैं। सवाल आपसे कह रहा है कि सर दो भिन्न भिन्न टेम्परेचर के ऊपर एक चालक तार के V और I के बीच का ग्राफ खींचा गया है। दो अलग अलग टेम्परेचर हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, T1 और T2 हैं, और दोनों का जो ग्राफ खींचा गया है वो V और I के बीच में खींचा गया है। और पदार्थ किस तरीके का है, चालक है, वक्रों को दर्शाया गया है। यदि इन तापों के संगत प्रतिरोध, यानी पहले वाले टेम्परेचर के संगत प्रतिरोध R1 है और दूसरे वाले टेम्परेचर के संगत प्रतिरोध R2 है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। क्लियर है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच लेता हूं। अब आप लोगों को देखना है कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन है वो आपका सही है। तो V और I के बीच का जो ग्राफ है उसको जब आप बहुत ढंग से देखते हैं तो V I के बीच का ग्राफ क्या कहता है कि यहाँ पे आप एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए दोनों के लिए। तो दोनों के लिए जब आप खींचेंगे तो ये आपके पास V की वैल्यू हो जाएगी और ये आपके पास I की वैल्यू हो जाएगी। ओम का नियम कहता है कि सर V इज इक्वल्स टू IR और R बराबर होता है V/I। ठीक है। तो इन दोनों केसेस के अंदर V की वैल्यू तो समान है, लेकिन दोनों ग्राफों के ऊपर I की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। ठीक है। तो कौन से के लिए I की वैल्यू ज़्यादा है, ये I की वैल्यू I1 है, ये I की वैल्यू I2 है। तो I1 है वो आपका ज़्यादा है, तो बटा की वैल्यू I1 जब ज़्यादा है तो इसका प्रतिरोध जो R1 है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी इस ऊपर वाले टेम्परेचर के लिए जो प्रतिरोध R1 आप लोगों को दे रखा है और दूसरे के लिए प्रतिरोध R2 आप लोगों को दे रखा है, तो R1 है वो आप लोगों के लिए वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसकी अपेक्षा, R2 की अपेक्षा। बिल्कुल सिंपल है भैया। V और I के बीच में ग्राफ दे रखा है, दो अलग अलग ग्राफ आप लोगों के पास आ रहे हैं। एक्स एक्स के ऊपर आप दोनों की एक वैल्यूज़ ले लीजिए, वाई एक्स के ऊपर आप दोनों की दो अलग अलग वैल्यू ले लीजिए। उसके बाद में ओम का नियम लगा करके V इज इक्वल्स टू IR के फॉर्मूले से R को कैलकुलेट कर लीजिए कि दोनों में से किसके लिए R
कम या ज़्यादा आ रहा है। सिंपल मैं आप लोगों को एक और बेसिक फंडामेंटल बताऊं कि जब आप इस डायग्राम को नहीं बहुत सिंपल देखते हैं तो ये डायग्राम आपसे क्या कह रहा है कि सर जैसे जैसे V इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे विद्युत धारा भी इंक्रीज हो रही है। और इन दोनों में से ग्राफ को जब मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि सर ये T1 वाला ग्राफ है वो जल्दी इंक्रीज हो रहा है, यानी वोल्टेज का मान बढ़ाने पर धारा का मान है वो शीघ्रता से बढ़ रहा है, और जिसके अंदर धारा का मान तेजी से बढ़ रहा है उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल है कि R1 जो प्रतिरोध है वो कम है। और चालक तारों की बात कर रहा है तो चालक तारों के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे प्रतिरोध भी इंक्रीज होता है। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि सर प्रतिरोध R1 है वो तो आप लोगों का कम है, तो प्रतिरोध R1 कम है तो जो टेम्परेचर T1 है वो भी आप लोगों का कम हो जाएगा T2 की अपेक्षा। तो टेम्परेचर T1 है दैट इज़ लेस देन T2। तो इस प्रश्न के अंदर आपका जो ऑप्शन C है वो क्लियर हो जाता है। तो बहुत फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरीके के प्रश्न है वो आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो प्रश्न है वो अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है और बहुत मुश्किल से इसका सॉल्यूशन समझ में आता है। देखिए क्या कह रहा है कि एक नगर से विद्युत शक्ति को 150 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य नगर में तांबे के तारों से भेजा जाता है। आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि ये विद्युत शक्ति के टॉपिक का न्यूमेरिकल है जो अभी अपने से ठीक पहले पढ़ा है। 150 किलोमीटर दूर है और एक तांबे के तारों से इसे भेजा जाता है। प्रति किलोमीटर विभव पतन 8 वोल्टेज है, यानी 1 किलोमीटर दूर जब विद्युत पतन देखा जाता है तो 8 वोल्टेज है। तो टोटल विभव पतन कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर का 8 वोल्टेज है तो आप लोगों को कितना किलोमीटर दे रखा है यहाँ पर? सर यहाँ पे तो हमें 150 किलोमीटर दे रखा है। तो 150 किलोमीटर के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी सर 150 इंटू 8, और 150 इंटू 8 करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 1200 वोल्ट। क्लियर है? तो यहाँ पे 150 किलोमीटर जब दूर जाएगा तो 1200 वोल्टेज जो है वो विभव पतन के रूप में डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं कि प्रति किलोमीटर औसत प्रतिरोध, वो जो तांबे का तार है उसका प्रतिरोध भी है। 1 किलोमीटर का 0.5 ओम है, और आप जानते हैं कि प्रतिरोध होता है वो तो लंबाई के साथ साथ बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। तो 1 किलोमीटर का प्रतिरोध यदि आपको दे रखा है तो 150 किलोमीटर का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? ये आपके पास V की वैल्यू आई थी। अब आप यहाँ पर R की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर 150 इंटू 0.5, ये हो जाएगा आपके पास 75 ओम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 2 वैल्यूज आ गई। अब सवाल कह रहा है कि शक्ति ह्रास ज्ञात कीजिए। तो ये वोल्टेज आपको सिंपल वोल्टेज ये नहीं दे रखा है कि इतने वोल्टेज के ऊपर धारा प्रवाहित की जा रही है। बहुत बात को बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे PC बराबर फॉर्मूला नहीं लगेगा जो अभी आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि PC इज इक्वल्स टू P² R/V²। जो फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा है वो फॉर्मूला यहाँ पर यूज होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होगा यूज? क्योंकि यहाँ पर जो आपको वोल्टेज दे रखा है वो वोल्टेज उसके ऊपर आरोपित वोल्टेज नहीं दे रखा है, वो वहाँ पर केवल वोल्टेज ड्रॉप दे रखा है। क्लियर है मेरी बात समझ में? तो वोल्टेज ड्रॉप जब आपको दे रखा है तो सिंपल आप P बराबर जो फॉर्मूला लगाते हैं वही फॉर्मूला आपको लगाना है, V² R का फॉर्मूला। तो V की वैल्यू आ गई आपके पास, R की वैल्यू भी आ गई। तो V की जगह आप V² अप्लाई कर दीजिए और R की जगह आप 75 अप्लाई कर दीजिए। जो भी आप लोगों का यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन है वो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर लेना। फॉर्मूला और फंडामेंटल जो है वो आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोगों को पढ़ना है। ध्यान देना, यहाँ पे जो आंसर है वो आपका वाट में आ सकता है, और यदि बहुत बड़ी वैल्यू आती है वाट के अंदर तो क्या करना है? उसको किलोवाट के अंदर कन्वर्ट करना है, और किलोवाट लगाने के लिए 1000 का भाग लगाया जाता है। तो जो आंसर है उसको आप लोगों को बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना है। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि R ओम के 5 प्रतिरोध हैं जिनमें से पहले 3 को समांतर क्रम में, इस तरीके से ये पहले 3 प्रतिरोध हैं, इनको एक दूसरे के समांतर क्रम के अंदर लगाया गया है, इस तरीके से जोड़ दिया गया है। ठीक है, इसके बाद इसके साथ 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, यहाँ पे 2 प्रतिरोध हैं उनको श्रेणी क्रम के अंदर लगाया जाता है। तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो तुल्य प्रतिरोध आप कैलकुलेट कर लीजिए। सर ये और ये तीनों की वैल्यू क्या है? समान। कितने हैं?
3 हैं। समांतर क्रम संयोजन में परिणामी वैल्यू कम होती है कि ज़्यादा? कम होती है। तो फॉर्मूला R/n लगा दूं? बिल्कुल सर, R/n लगा दीजिए। तो R/3 ओम हो जाएगा इन समांतर क्रम संयोजन का तुल्य फॉर्मूला। ये दोनों श्रेणी क्रम में है और ये जो खुद का कॉम्बिनेशन है वो भी इनके साथ श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में कितने प्रतिरोध हो गए? इसका तुल्य प्रतिरोध आपने R/3 लिख दिया, प्लस इसका प्रतिरोध R हो गया, प्लस इसका प्रतिरोध R हो गया। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम लेंगे तो आपके पास 3 एलसीएम आ जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा R + 3R + 3R/3। तो ये टोटल कितना हो गया? ऊपर हो गया सर 7R/3। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 7R/3 हो जाता है। देखिए 7R/3 कहाँ पे मिल रहा है आपको? बी ऑप्शन के अंदर आपको 7R/3 का आंसर मिल रहा है, जो कि आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को इन प्रश्नों को सोल्व करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई तरीके की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। जब अपना ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा उस समय अपन इस यूनिट में से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के जो पुराने पेपर हैं उनमें पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इससे पहले अपन ने कैपेसिटर से जुड़े हुए, विद्युत क्षेत्र से जुड़े हुए और विद्युत विभव से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को अलग अलग वीडियोज़ के अंदर पढ़ा है, और जिसको देखने के लिए आप प्लीज़ हमारे प्ले लिस्ट में जा कर के उनको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर कोडिंग। वेरी गुड, कलर कोडिंग बहुत अच्छे से पढ़ा आप लोगों ने। प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध और वर्णक्रम के वीडियो के अंदर आपने इसको पढ़ा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप ऊपर आई बटन पे जा कर के भी इस वीडियो को अच्छे तरीके से अभी समझ सकते हैं। क्या है? एक कार्बन प्रतिरोध है जिसके ऊपर नीला, पीला, लाल और चांदी सा कलर दिया गया है। नीला, पीला, ये 1 नंबर पे है, 2 पे है, 3 पे है और ये चांदी सा कलर दिया गया है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसके लिए फॉर्मूला क्या है, किस किस को याद है? सर फॉर्मूला होता है B.B. रॉय, उसके बाद में ग्रेट ब्रिटेन, उसके बाद में वेरी गुड वाइफ, ये होता है। तो ये आपका ब्लू है। ब्लू कितने होता है? ये ब्लैक और ब्राउन पे होता है पहला BB। तो ये 0 से काउंट करना शुरू कीजिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर पे जाएगा आपका जो ब्लू है, तो इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। इसके बाद में येलो आता है। येलो तो सिर्फ एक ही जगह है, 1 से काउंट नहीं करना है। कहाँ से? 0 से काउंट करना है। 0, 1, 2, 3, 4, तो ये आपके पास वैल्यू हो जाती है 64। इसके बाद में इनटू में तीसरा जो कलर होता है वो 10 की पावर में होता है, रेड। तो रेड है वो आपका 2 नंबर पे है, क्योंकि 0 से काउंट करेंगे ना, तो 0 से काउंट करेंगे तो रेड 10 की पावर 2 आ जाएगा। उसके बाद में चांदी सा कलर दे रखा है, और चांदी सा जो कलर होता है उस कलर की टॉलरेंस कितनी होती है? चांदी के कलर की टॉलरेंस कितनी होती है? देख के बताएं। 5% होती है कि 10% होती है? दोनों में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है। बताएं, देखें कौन आंसर बताएगा इस क्वेश्चन का। मेरे हिसाब से आप सब लोगों ने इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था पहले, और मैंने आप लोगों को कहा भी था कि इस तरीके के प्रश्न है वो आपके परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। तो चांदी का जो टॉलरेंस पावर है वो कितना है? 5% है कि 10% है? चलिए जल्दी करिए, सोचो 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 कितना आएगा। चांदी का सर टॉलरेंस है वो आप लोगों का 10% होता है। तो 10% का ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है? बाकी आप लोग सिंपल ये भी कह सकते हैं कि सर इसमें 64 10 की पावर 2 दे रखा। हालांकि ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। बोर्ड परीक्षा के अंदर जब ये प्रश्न पूछा जाएगा तो सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, और सब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों को आंसर लिखना होगा। तो चांदी का जो टॉलरेंस है वो 10% होता है, तो प्लस माइनस आप लोगों को 10% अप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, और इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो लास्ट प्रश्न है उसको पढ़ते हैं कि जब बैटरी से जुड़ा तार धारा के कारण गर्म हो जाता है। कोई विद्युत परिपथ है, उसको जब आप बैटरी से जोड़ते हैं तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और विद्युत धारा के प्रवाह की वजह से तार क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी ऐसी राशि है जो बदलती नहीं है, जिसकी वैल्यू नहीं बदलती है? अपवहन वेग। चालक पदार्थों के अंदर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जब बैटरी जोड़ी जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध बदलेगा, तो डेफिनेटली इनका अपवहन वेग है वो तो चेंज हो जाएगा। प्रतिरोधकता तो वैसे ही टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जब प्रतिरोधकता बदलेगी तो प्रतिरोध भी बदलेगा। तो ये तीनों भौतिक राशियां वो तो चेंज हो जाएंगी। केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है,
पदार्थ के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। हालांकि मैं कहूँगा कि चालक तारों के अंदर डिपेंड तो करती है, लेकिन इन तीनों की अपेक्षा इसके अंदर जो वृद्धि हो रही है वो नेग्लिजिबल है, नगण्य होती है। तो यहाँ पे आपका इस प्रश्न का जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाता है। क्लियर है। इसके बाद में अपने पास कुछ अति लघुत्रात्मक प्रश्न दे रखे हैं। ये भी आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न ही आप इन्हें मान सकते हैं, हालांकि ऑप्शंस आपके सामने नहीं है, पर जो 1 नंबर के प्रश्न अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर आते हैं वो इनमें से पूछे जाते हैं। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए वी आई ग्राफ में प्रतिरोधक के प्रतिरोध की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको वाई एक्स पे वी दे रखा है, एक्स एक्स के ऊपर आपको आई दे रखा है, तो प्रतिरोध की वैल्यू लेनी है। तो प्रतिरोध की वैल्यू में से आप इन दोनों में से, इन तीनों वैल्यूज़ में से कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए। आर का जो फॉर्मूला होता है सर वो होता है वी अपॉन आई, तो तीनों में से कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए। पहले वाला ले लीजिए, दूसरा ले लीजिए, तीसरा ले लीजिए। चलिए मैं तीसरी वैल्यू ले लेता हूँ। तो तीसरी वैल्यू में वी की वैल्यू कितनी है, 6 है, और आई की वैल्यू कितनी है, 0.3 है। पॉइंट हटाऊंगा तो ये मेरे पास 60 हो जाएगा। तो 60/3 कितना हो जाएगा, 60/3 कितना होता है, 20। क्या पूछा गया है, प्रतिरोध पूछा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, 20 ओम हो जाएगा। इजी है भैया। चलिए नेक्स्ट है, धारा घनत्व का मात्रक क्या है। धारा घनत्व क्या होता है सर, धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा होती है उसे धारा घनत्व कहते हैं। I/A होता है, I का मतलब एम्पियर होता है और A का मतलब मीटर स्क्वायर होता है। तो एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर जो है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु की चालकता एवं धारा के मध्य संबंध लिखिए। धातु की चालकता को सिग्मा कहते हैं और धारा घनत्व को जे कहते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने ओम के नियम का सत्यापन पढ़ा होगा। ओम के नियम का सत्यापन आपने पढ़ा, और ओम के नियम के सत्यापन में आपने पढ़ा है कि ओम के नियम का एक जो सूक्ष्मतम रूप है वो भी आपने पढ़ा। तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि J = सिग्मा ई। तो यहाँ पे धारा घनत्व आपको जे दे रखा है और चालकता है वो आप लोगों को सिग्मा दे रखी है। तो J = सिग्मा ई है वो इन दोनों के बीच में रिलेशन हो जाता है। हालांकि यहाँ पर आप लोगों को रिलेशन है वो प्रूफ नहीं करना है, केवल और केवल संबंध लिखना है। नेक्स्ट है, अनओमीय प्रतिरोधों के 2 उदाहरण दीजिए। अनओमीय यानी जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। 2 एग्जाम्पल अपन ने पढ़े हैं और 12th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 16 में आप इन दोनों प्रतिरोधकों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो एक आपका इसके अंदर डायोड हो जाता है और एक आप लोगों का ट्रांजिस्टर हो जाता है। और तीसरा आप और लिखना चाहें तो अपने अनओमीय युक्तियों का जो एक ऑब्जेक्टिव वीडियो पढ़ा है वहाँ पर भी अपन ने चर्चा करी है कि जो टॉर्च का बल्ब होता है उसके वी और आई के बीच का जब आप ग्राफ खींचेंगे तो वो भी स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। तो डायोड हो जाता है, ट्रांजिस्टर हो जाता है और टॉर्च का बल्ब हो जाता है। तो तीनों ऑप्शन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी धातु की प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता लिखिए। कोई धातु है उसकी प्रतिरोधकता के ऊपर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा है कि सर R = ρL/A होता है, और यानी कि आप जानते हैं कि जो प्रतिरोध है और प्रतिरोधकता है तो प्रतिरोध की जो वैल्यू है वो प्रतिरोधकता के ऊपर डिपेंड करती है। यानी प्रतिरोधकता ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा। तो आप लोगों ने पढ़ा कि टेम्परेचर जो होता है चालक पदार्थों के लिए, धातु का मतलब क्या है, चालकों के लिए, तो चालक पदार्थों के अंदर जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो प्रतिरोध भी इंक्रीज होता है। हालांकि उसका जो L और एरिया है वो नहीं बदल रहा है, चालक तार का लंबाई और क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं बदल रहा है, फिर भी प्रतिरोध बढ़ रहा है। तो प्रतिरोध बढ़ने का मतलब क्या है, सिंपल, प्रतिरोधकता बढ़ रही है। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो इसकी प्रतिरोधकता है वो भी बढ़ जाएगी। तो प्रश्न आपका है, किसी धातु की प्रतिरोधकता पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। आप लिखेंगे कि टेम्परेचर के बढ़ने से धातु की प्रतिरोधकता है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है। इसका रिलेशन भी आप लोगों ने लिखा है, एक संबंध अपन ने लिखा है कि प्रतिरोध के ऊपर और प्रतिरोधकता के ऊपर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। इसका जो एक रिलेशन है वो भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। हालांकि आप केवल इतना लिखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ने से प्रतिरोधकता बढ़ती है तो भी सफिशिएंट है, और आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो और बेहतर रहेगा। रो टेम्परेचर = ρ0 ब्रैकेट 1 + α∆T। याद है क्या आप लोगों को। तो इस तरीके से ये आपने एक रिलेशन पढ़ा था, केवल इसका प्रूफ नहीं पढ़ा है। और मैं आप लोगों को एक बात और कह दूं कि इस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो आप लोगों के 12th क्लास के अंदर तो 100% पूछे ही जाएंगे, प्लस
12th के बाद आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर जाएंगे, डेफिनेटली आप लोगों को इस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंडेंट सवाल है वो मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अपने जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है उसमें सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे दो पदार्थों के नाम बताइए जिनकी प्रतिरोधकता ताप के बढ़ने पर घटती है। यानी कि टेम्परेचर यदि बढ़ाया जाता है तो जो प्रतिरोधकता है वो घटती है। ऐसे पदार्थ कौन कौन से होते हैं? तो सर सिंपल है कि ये जो कैटेगरी है वो तो अपनी जो सेमीकंडक्टर होते हैं, अर्धचालक होते हैं, वो कैटेगरी होती है। और अर्धचालकों के अंदर एग्जाम्पल जर्मेनियम एंड सिलिकॉन होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे। इसके बाद में अपना एक लास्ट क्वेश्चन और है, इसको अपन डिस्कस करते हैं। इसके बाद में अपना अंतिम प्रश्न यहाँ पे है। प्रश्न कह रहा है कि 40 वाट और 220 वोल्ट के बल्ब में प्रवाहित विद्युत धारा का मान लिखिए। यानी P और V दे रखा है, I की वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो P, V और I के बीच में क्या रिलेशन होता है? P में, V में और I में क्या संबंध होता है? बताएं क्या रिलेशन होता है? सर P इज इक्वल्स टू VI होता है। अभी आप लोगों ने विद्युत शक्ति के टॉपिक में पढ़ा होगा, P इज इक्वल्स टू VI होता है। कैलकुलेट क्या करना है आप लोगों को? इसमें विद्युत धारा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला आप लोगों का दूसरे रूप में बदल करके P/V हो जाएगा। तो P की वैल्यू कितनी दे रखी है? 40 वाट। V की वैल्यू कितनी दे रखी है? 220 वोल्ट। 0 से 0 आउट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये बटा में 11 हो जाएगा। तो 2/11 हो जाएगा। और 2/11 आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 0 लगते ये 20 हो गया। 20 में इसकी वैल्यू चली जाएगी आपके पास 1 टाइम और ये आ जाएगा 0.18 एम्पियर विद्युत धारा आप लोगों ने निकाली है। तो डेफिनेटली 100% आप इसका मात्रक भी इसके साथ ज़रूर लिख करके आएंगे। तो इस तरीके से अपने चैप्टर नंबर 5 के ऑब्जेक्टिव और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को फिर भी किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम इसका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के अंदर सब बच्चे तैयार रहें। इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको अपन सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स आप लोग एक बार खुद से प्रैक्टिस करके आएँ, उसके बाद में जब आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। दूसरी बात मैं आप लोगों को एक और कहना चाहूँगा कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो पहला न्यूमेरिकल अगर आपने सॉल्व किया नहीं आया तो ऐसा नहीं है कि आप दूसरा और तीसरा नहीं पढ़ेंगे। एक से लेकर के जितने भी न्यूमेरिकल इस चैप्टर के दे रखे हैं, अगर आपने हमारे हर एक टॉपिक के वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से समझा है तो मेरे हिसाब से आप लोगों को किसी न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अपन अगले वीडियो के अंदर सारे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोगों को समझ में केवल तभी आएगा जब आप पहले इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके या सॉल्व करने का प्रयास करके आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।